हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएस सेंटर। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एपीएस की जो कि वैकेंसी आई हुई है असिस्टेंट एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरीट की। ठीक है, ये एक ऐसी पोस्ट है कि आपके स्टेट्स की जो एलिट ऑफिस है वहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा। यहाँ पे जो यूपी पीएससी है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन उत्तर प्रदेश का, ये एग्जाम कंडक्ट करवाती है। जो सीट्स है, नंबर ऑफ द सीट्स 328 के आसपास है। और ये सीट्स हो सकता है अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन घट भी सकती हैं और बढ़ भी सकती हैं। दिमाग में इतना रखिएगा, सीट कभी मुश्किल से ही कम होती हैं, हमेशा 2 4 10 20 सीट जो है कि फाइनल रिजल्ट तक जो कि बढ़ जाती हैं। यहाँ पे जो एपीएस की जो पोस्ट है, यहाँ पे आप अगर देखेंगे, यहाँ पे जो मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ कि एपीएस जो पोस्ट होती है रियल में, देखिए 3 सेक्टर में या फिर 3 ऑफिस में आपका अपॉइंटमेंट होगा। पहला आपका लोक सेवा आयोग में ही होगा, जो प्रयागराज में जो ऑफिस कमीशन एग्जाम कंडक्ट करवाती है वहीं पे आपका एक अपॉइंटमेंट होगा। दूसरा होगा आपका सचिवालय में जो लखनऊ में है। उसके बाद राजस्व परिषद जो है उत्तर प्रदेश का, वहां पे जो है कि आपका अपॉइंटमेंट किया जाएगा। ये जो वैकेंसीज है, वैकेंसीज जनरली आप बोल सकते हो एकदम छोटे से सिलेबस से आपका ये सिलेक्शन करवा सकती है। ज्यादा कुछ सिलेबस नहीं है, बस 3 सेक्शन में इसका सिलेबस है। पहला जनरल हिंदी, जो आप बोल सकते हो व्याकरण। इंग्लिश के आप डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि इंग्लिश पूछेगा ही नहीं। दूसरा जनरल स्टडी, सामान्य ज्ञान। जनरल स्टडी जीएस वो वाला नहीं जो सिविल में पूछता, वो नहीं, जीके टाइप्स के सामान्य ज्ञान पूछेगा। ठीक है, जनरल नॉलेज। मैं यहाँ पे बताऊंगा जीके और जीएस में अंतर क्या होता है। यहाँ पे अगर आप जीके, यहाँ पे मतलब जीके और जीएस के बारे में, जीएस के बारे में देखिए बड़ा सब्जेक्टिव चीज होती है, लेकिन जीके के बारे में अगर हम पूछते हैं ना तो एक टू द पॉइंट होता है। जैसे माउंट एवरेस्ट की हाइट क्या है, 4848, बस बात खत्म। इस समय प्रधानमंत्री कौन है और प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता। ये जनरल नॉलेज, मतलब आप अगर लूसेंट के बराबर भी अगर प्रिपरेशन कर लिए ना तो आप जो है कि एपीएस बन सकते हैं, एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी। तो आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। दूसरी बात, अगर यहाँ पे मैं एक बात करूं आपसे, तो यहाँ पे देख सकते हो क्या है जनरली क्या है कि आप नोटिफिकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से, जो क्वालिफिकेशन है इसमें आप ग्रेजुएट हुई किसी भी स्ट्रीम से। ऐसा नहीं कि आप कॉमर्स आर्ट्स साइंस से, किसी भी स्ट्रीम से आप जो है कि केवल क्या रहिए, ग्रेजुएट रहिए। और या फिर ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट कोई भी और डिग्री आपकी हो। इक्विवेलेंट क्या होगी, जैसे मान लीजिए कोई आपका बोल सकते हो कि बीटेक वगैरह कर रखे हो आप, बीए बीएससी होता ही है, बीकॉम होता है, तो मान लीजिए बीटेक भी कर रखे हो या फिर बीबीए कर चुके हो, तो वो भी जो कि ग्रेजुएशन के हिसाब से होता है। लेकिन डिप्लोमा नहीं, आप ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। यहाँ डिग्री और डिप्लोमा में अंतर होता है, तो आप क्लियर रहिए कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए, ना कि डिप्लोमा होनी चाहिए 5 साल 10 साल, ऐसा नहीं। आपके पास 3 साल का जो कि ग्रेजुएशन का जो होता है एक डिग्री होनी चाहिए। इसके बाद आप जो है कि ट्रिपल सी का जो एक सर्टिफिकेट मिलता है, 2 से 3 महीने का कोर्स होता है, वो करवा के लोग आपको देते हैं। तो ये 2 चीज आपके लिए मैंडेटरी है अगर आप चाहते हैं तो। दूसरी चीज जो एज की बात आती है कि एज कितना होना चाहिए हमारा, एज के लिए अगर बात करें तो मिनिमम 21 साल होता है। उसका मैक्सिमम नहीं, हाईएस्ट कितनी है, 40+। मैं यहाँ पे मैक्सिमम वर्ड नहीं यूज करता, जो कि हाईएस्ट। क्यों? क्योंकि 40 के बाद आप किसी अगर रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी या फिर एससी एसटी या फिर अदर किसी कम्युनिटी के रिजर्व में आते हैं, तो आपको वहां पे रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल जाएगा, 5 साल 15 साल जो भी है। ओबीसी के लिए से 5 साल जनरली होता है, तो वो जो कि आपको मिल जाएगा, यहाँ पे बेनिफिट मिल जाएगा, मतलब 40 5 45 ओबीसी से। लेकिन जनरल और रिजर्व कैटेगरी के लिए कितना है, आप जो कि 40 है। तो इसलिए आप बोल सकते हैं 21 से 40 के बीच में आप जो है कि अगर एज है आपकी, ठीक है। आज आपकी डेट मान लीजिए कि 19 तारीख को नोटिफिकेशन हुआ और आप 18 तारीख को 21 साल के बराबर हो गए, तो आप एग्जाम में अपीयर हो जाएंगे। फिर उसके बाद मान लीजिए 18 सितंबर को आप मान लीजिए 40 साल के हो गए, तो आप अपीयर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आप 40 साल
एक दिन हो जाएंगे। जैसे 18 तारीख को आप 21 साल के होते, 19 तारीख को आप 21 साल 1 दिन के हो जाएंगे। तो नाउ वुड यू बी एलिजिबल। तो इसके बाद अगर हम देखते हैं, मान लीजिए कि जो रिलैक्सेशन की बात की जाती है, इसके बाद देखिए क्या है जो सिलेबस में जनरली पूछा जा रहा है, जो थोड़ा सा एडवांस में है। एडवांस में क्या है, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, बेसिक नॉलेज, एडवांस में नहीं, बेसिक नॉलेज। जैसे रैम होता है, रोम होती है, हार्ड डिस्क होता है, सीपीयू होता है, माउस होता है, कीबोर्ड होता है, प्रिंटर होता है। बात समझ रहे हो सारे, इनपुट कौन सा, आउटपुट क्या है, सॉफ्ट कॉपी क्या है, हार्ड कॉपी क्या है, फिर उसका विंडो है, विंडो का क्या काम है, वाईफाई है, ब्लूटूथ है, इनका क्या काम है, कौन से जो रेडियो वेव जो कि यूज की जाती हैं, ये सारी चीजें कंप्यूटर में। पीपीटी होती है, पावर पॉइंट, पीडीएफ होती है, इन सबको कैसे कन्वर्ट किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, एक्सेल पे कैसे काम किया जा सकता है, और मैथमेटिकल वर्ड किया जाता है तो उसको कैसे किया जा सकता है। प्रेजेंटेशन आपको बना, मान लीजिए प्रेजेंटेशन मैंने बना रखा है, प्रेजेंटेशन पे आप कैसे प्रेजेंटेशन बनाएंगे पीडीएफ पीपीटी फॉर्म में, ये बेस्ट आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप ऑफिस में जाएंगे तो बड़े बड़े जो ऑफिसर्स होंगे उनको प्रेजेंटेशन देने के लिए वो मैटर देंगे। मैटर को आपको एक अच्छे एक गुड लुकिंग फॉर्मेट में बनाना होगा, फिर ऑफिसर को देना पड़ेगा। फिर ऑफिसर जाएगा जो कि मिनिस्टर के पास, तो कहेगा सर ये ऐसे है, देखिए 21 साल की उम्र है, 40 साल की उम्र है, कंप्यूटर का नॉलेज है। फिर इसके बाद जो कंप्यूटर का नॉलेज के बाद आएगा, क्या आएगा, टाइपिंग आएगी हिंदी और इंग्लिश में। इंग्लिश को हिंदी, हिंदी में इंग्लिश करने के लिए जो कि आपके पास इंग्लिश का ज्यादा नंबर वर्ड जो कि 1 मिनट में हिंदी का जो कि कम होता है, क्योंकि हिंदी में बहुत ज़्यादा स्पेलिंग वगैरह मात्राएं वगैरह होती उसमें करना पड़ता है। लेकिन जो अल्फ़ाबेट ABCD का उसमें दिया जाता, उसमें उतनी दिक्कत नहीं आती। जो कंप्यूटर नॉलेज का है, आप बोल सकते हो कि यहाँ पे 80 और जो कि 25 कंप्यूटर इनपुट। तो ये आपका बेसिक चीज़ें हो गई कि जो हमने डिस्कस करना चाह रहे थे कि आपके साथ कि क्या क्या APS की जो वैकेंसी आई हुई है इसके लिए। फिर इसके बाद हम थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस कर लेंगे कि रियल में सिलेबस का क्या रेंज है। अब यहाँ पे देखिए कि हमने तो डिस्कस कर लिया है कि कितनी एज वगैरह है। हाँ, और फी की मैं बात कर लूँ तो फी बहुत मिनिमम है। मिनिमम मतलब कि 150 रुपए के आसपास है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में ऐसा कुछ बिलोंग करते हैं तो आपके लिए बहुत मिनिमम अमाउंट में आपकी जो कि फी जो कि फुलफिल कर दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ आपको। ठीक है, आवेदन के लिए अगर मान लीजिए आप जो कि अनरिजर्व में आते हैं और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में या ओबीसी में आते हैं तो आपको कितनी फी देनी पड़ेगी, जो कि 185 देनी पड़ेगी। 160 रुपये तो फी है, 25 जो कि ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क दिया है। अगर आप SC ST में आते हैं तो आपको 95 देनी पड़ेगी। अगर आप डिसेबल में, दिव्यांग में अगर आते हैं तो आपको 25 रुपये देनी पड़ेगी। मतलब आपको जो कि फी देना नहीं है, बस 25 रुपये आपको जो प्रक्रिया होती है भरने की उसको देना पड़ेगा। अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो उसके लिए आपको 95 देना पड़ेगा, क्योंकि 70 रुपये फी है और 25 रुपये जो कि ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क है। इसके बाद 5वें में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आश्रित महिला, कुशल खिलाड़ी है। तो अगर इससे हैं आप तो आप जो जिस कैटेगरी में आएंगे उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसमें देना पड़ेगा आपको यहाँ पे। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ कि आयु में जो रिक्तियों के जो नंबर ऑफ द वैकेंसी जो है 328 है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ द वैकेंसी 328 है। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे रिजर्वेशन की बात करता हूँ तो OBC SC ST जो है उनकी जो कि हर जगह जहाँ पे मिलती है उस हिसाब से जो कि ये होता है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि किस किस पोस्ट किस किस ऑफिस में जाएंगे तो समझिए कि सबसे पहले आप एक सचिवालय जो उत्तर प्रदेश का उसमें जाएंगे। इसके बाद जो दूसरा लोक सेवा आयोग जो इलाहाबाद में है वहाँ पे भी आपकी अपॉइंटमेंट हो सकती है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ आगे कहाँ पे अपॉइंटमेंट हो सकती है तो आपका जो उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश का राजस्व परिषद जो है वहां पे आपका जो है कि अपॉइंटमेंट किया जा सकता है। ये 3 ऑफिस में किया जा सकता है जो कि है। इसके बाद एज की तो हमने बात कर ली। फिर इसके बाद हम आते हैं सिलेबस में बात करते हैं। देखिए कि सिलेबस में रियली में क्या क्या है। देखिए रियल में सिलेबस देखिए कि 150 मार्क्स का है, 3 घंटे का। इसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी और जो कि कंप्यूटर की बात करता है। फिर उसके बाद जो कि टाइपिंग की बात आती है। ठीक है,
यहाँ पे देख सकते हो कंप्यूटर वगैरह सबका जो कि 50-50 दिया जाएगा और ये प्रथम चरण में। फिर उसके बाद आपका जो कि क्या किया जाएगा, फिर जो कि टाइपिंग के लिए क्वालिफाई करके आपको बुलाया जाएगा। फिर उसके बाद थर्ड में जो कि आपका कंप्यूटर प्रैक्टिकल होगा, मतलब 3 सेक्शन में होगा। एक लंबी प्रक्रिया है, ऐसा नहीं कि छोटी सी प्रक्रिया काम हो गया। पहले आप कर लिए जो वो सेक्शन पास किए, फिर उसके बाद दूसरा सेक्शन में आप आ जाएंगे, फिर उसमें टाइपिंग आ जी, और तीसरे सेक्शन में तृतीय चरण में आ जाएंगे किसमें, जिसमें कंप्यूटर का आपको दिया जाएगा काम, आपको करना पीपीटी बनाना है, पीडीएफ फॉर्मेट में बनाना है, किस फॉर्मेट बनाना है, ये सारी चीजें आएंगी। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे आता हूँ आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि सामान्य ज्ञान में क्या क्या पूछेगा। शब्द संक्षेप के बारे में पूछेगा, प्रसिद्ध पुस्तकें जो हैं उनके बारे में पूछेगा, कौन सी बुक किसने लिखा है। दूसरी बात इतिहास के बारे में पूछेगा, हिस्टोरी एंशियंट, मेडोवल, मॉडर्न में पूछेगा, वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पूछेगा। एंशियंट में हड़प्पा सभ्यता, कौन प्लेस कहाँ पे पाया जाता है, कौन सी प्लेस पे जो कि आपका चूल्हा चौका गेहूं, ठीक है, लोहा लकड़ी जो भी पाई गई। मध्यकालीन में आज ये मध्यकालीन में 2 टॉपिक मेजर होता है, सल्तनत होती है और मुगल होते हैं, उनके बारे में पढ़ लेंगे। आधुनिक भारत में आएंगे तो आधुनिक भारत में इंडिया इंडिपेंडेंस के बारे में पढ़ लेंगे कि गांधी जी ने आंदोलन कब छेड़ा था, और गांधी जी को जो है कि अर्धनग्न फकीर किसने बोला था, ठीक है। ये सारे जो स्लोगन दिया जाता है, भगत सिंह थे, उन्होंने फांसी किस केस में दिया गया, ये सारी चीज़ों को लेकर के ये बात करेंगे। फिर विज्ञान में आ जाइए, विज्ञान में दोस्तों वो सारी चीज़ें नॉर्मल सी बात की जाएंगी। नॉर्मल सी बात की जाएगी मतलब क्या है, आपका ऐसा विज्ञान जो डेली लाइफ में यूज करते हैं 8th और 10th स्टैंडर्ड तक की, ऐसा नहीं कि बहुत हाई फाई विज्ञान यूज किया। जैसे मान लीजिए कि आप जैसे में कलर ब्लाइंड हो जाता है, लोगों को विजिबिलिटी प्रॉब्लम हो जाती है, या जो पपैया होता है उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, या फिर आप बोल सकते हो जो खट्टे फल होते हैं उसमें कौन सी एसिड वगैरह पाई जाती है, या फिर ये बोल सकते हो कि कौन से पालक होती है तो उसमें क्या पाया जाता है। फिर उसके बाद ये भी पूछ सकता है केमिकल रिएक्शन की, जो पानी होता है कितने सेंटीग्रेड पे बॉयल हो जाता है, कितने सेंटीग्रेड पे सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है, कौन से कितने सेंटीग्रेड पे जो है कि आपका पानी बॉयल होकर के वाष्प में निकलने लगेगा। फिर उसके बाद 5वां में आएगा भूगोल के बारे में, उत्तर प्रदेश का और भारत का भूगोल पूछेगा, विश्व भूगोल कतई नहीं पूछेगा। तो पूछने का यहाँ तात्पर्य क्या है, कौन सा माउंटेन, कौन सा रेंज, कौन सी झील, कौन सा तालाब कहाँ पे कैसे, मैं चिल्का झील है, फिर पुलिकट लेक है, फिर उसके बाद आपसे पूछेगा सांभर लेक कहाँ पे है, फिर उसके बाद नेशनल पार्क वगैरह के बारे में पूछ लेगा, विंध्या रेंज कहाँ पे है, फिर सतपुरा रेंज कहाँ पे, महाबलेश्वर कहाँ पे, कंचनजंगा कहाँ पे है, ये सारी, माउंट एवरेस्ट कहाँ पे, ये सारी जो कि आपसे पूछ लिया जाएगा। फिर उसके बाद संविधान के बारे में बात किया जाए तो संविधान में आपका मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राजनीति निदेशक तत्व, संसद, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सारे जो कि इससे जो कि मिलेगा आपको आसानी से। आर्टिकल, किस आर्टिकल में जो कि आपका निजता का अधिकार दिया गया है, कौन से में जो है कि कौन से आर्टिकल में ये जो है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक रेमेडी की बात की गई है, कौन से आर्टिकल में जो है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जो है कि 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जो है कि वोटिंग देने की आयु 21 से 18 कर दी गई, लाइक दैट। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं पीसीएस में, और इससे समझिए कि छोटे ही सवाल पूछे जाएंगे आपको, बस आपको याद करने की जरूरत है। इसके बाद खेल जगत में आ जाइए। खेल जगत में जो टेनिस होता है, टेनिस कितनी तरह की, कौन कौन से टेनिस खेली जाती है, कौन जीता कौन हारा, कौन सा मतलब जो हॉकी होती है या फिर कोई और भी चीज़ें होती हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में पूछा जाएगा। एशिया कप हुआ उसमें कौन जीता कौन हारा, एशिया कप में कौन कौन सी जो कि कंट्री पार्टिसिपेट करती हैं। फिर उसके बाद महत्वपूर्ण स्मारक जो है, बिल्डिंग है उत्तर प्रदेश की और इंडिया की। ताजमहल कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है या फिर बिहार में है। उत्तर प्रदेश जो कि आगरा में है, तो ये भी पूछ सकता है कि ताजमहल जो कि कहाँ पे है, आगरा में है या फिर लखनऊ में है। फिर ये पूरा रेड फोर्ट कहाँ पे है, लाल किला जहाँ से। फिर उसके बाद गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट, ये भी पता होना चाहिए। एलोरा गुफा कहाँ पे है, एलिफेंटा गुफा कहाँ पे है। फिर उसके बाद जो कि सांची का स्तूप, कोणार्क टेम्पल, जगन्नाथपुरी, ये सारे कहाँ पे है। फिर उसके बाद नेशनल इंटरनेशनल जो कि घटनाएं होती हैं उस चीज को लेकर के पूछ देगा। G20 की मीटिंग हुई है, 2024 का कौन प्रेसिडेंट करेगा। फिर उसके बाद ब्रिक्स की समिट हुई है जोहान्सबर्ग, वो कौन सी मीटिंग थी, उसका प्रेसिडेंटशिप कौन किया था, कौन कौन से कंट्री उसमें शामिल हुई अभी। फिर उसके बाद अंक गणित, मैथमेटिक्स 8वीं स्टैंडर्ड तक समझ लीजिए कि क्या पूछेगा, नंबर सिस्टम, अर्थमेटिक्स, बस वही जुड़ा, गुण, घटाना, भाग,
बोर्ड मास का आप रूल याद कर लीजिए। फिर हिंदी में अगर आएंगे तो हिंदी में दोस्तों देखिए जनरली 3-4 टॉपिक आते हैं, इसमें 5 टॉपिक हैं जनरली। इसमें देखिए गद्यांश पद्यांश जो होते हैं उसके बारे में, फिर पत्र वगैरह लिखना पड़ता है कार्यालय, फिर मुहावरे लोकोक्तियां उनका प्रयोग कैसे कहते हैं ना कि आई ऑफ एप्पल अंग्रेजी में बोला जाता है, मतलब आंखों का तारा, कि इसका मतलब कि कहते हैं ना कि आंखों का, आई ऑफ एप्पल मतलब जो कि एप्पल जो कि महंगा होता है, तो जो महंगी चीजें होती है ना उसको लोग ज्यादा प्यार करते हैं, तो इसलिए कहा जाता है कि आंखों का तारा। फिर उसके बाद कहते हैं भैंस के आगे बीन बजाओ, तो वो मुहावरा क्या है, ठीक है। अब पछताए होत क्या जब चुड़ियां चुग गई खेत, ठीक है। तो जब जागो तभी सवेरा, जैसे मुहावरे होते हैं इसके बारे में। अनेक शब्दों का एक शब्द होता है, क्या होते हैं, जैसे मान लिया कोई वर्ड ऐसा यूज कर दीजिए फिर कि उसका मल्टीपल या फिर ज्यादा एक सेंटेंस बन जाए, बात समझ रहे। फिर उसके पर्यायवाची विलोम होता है, ठीक है। दिन दिवाकर भानु भास्कर हम लोग बचपन में पढ़ते थे, दिन रात, ठीक है, आकाश पताल, ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। फिर उसके शब्दों के अर्थ, हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी, 10 स्तरीय तक के जो कि उसका शब्दों का अर्थ जो कि अनुवाद करने के लिए आपके पास कैपेसिटी होनी चाहिए। फिर इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ कंप्यूटर नॉलेज की, तो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज किया जाएगा। कंप्यूटर नॉलेज में देख लीजिए विंडो किस तरह से काम करता है, फिर उसका प्रिंटर का क्या काम है, स्कैनर का क्या काम है, फिर माइक्रोफोन स्पीकर जो होते हैं उनका क्या काम है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कैसे काम करता है, एक्सेल कैसे काम कर सकता है, पीपीटी पावर पॉइंट कैसे काम करता है, www वर्ल्ड वाइड वेब इसका क्या मतलब काम क्या होता है, जो वेबसाइट होती हैं इंडियन रेलवे या रिजर्वेशन सर्च इंजन गूगल विकिपीडिया, ये कैसे होते हैं, इनका काम क्या होता है। वर्किंग नॉलेज, ईमेल कैसे भेजा जाता है, कैसे रिसीव किया जा सकता है, कैसे मल्टीपल जो है कि मेल को अटैच करके एक सिस्टम से कई लोगों को एक ही साथ एक ही मेल भेजा जा सकता है। फिर उसके बाद वर्किंग नॉलेज, प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन कैसे तैयार किया जा सकता है पीपीटी पे, इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। पीडीएफ वगैरह कैसे बनाना है इसको लेकर के। फिर उसके बाद जब कंप्यूटर टाइपिंग की बात आई गई तो आपको दे दिया जाएगा एक पेज पे और आपको करना है। फिर इसके बाद अगर आपको बात आएगी जब कंप्यूटर का तीसरा चरण लिया जाएगा तो यही जो पहले में हुआ उसी का जो कि आपको प्रैक्टिकल में करना पड़ेगा। तो ये हमने एपीएस के बारे में डिस्कस किया, क्या है, कैसे है, कितना काम आ सकता है हमारे। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो आप तैयार हो जाइए, सीएस सेंटर दिल्ली आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कि एपीएस की जो कि जीएस कंप्यूटर और हिंदी का सिलेबस कवर करवाएगा। इसी के साथ एक चीज और बता दे, हिंदी का पीडीएफ भी आपको ई फॉर्म में मिलेगा सॉफ्ट नोट में टेलीग्राम पे। आप जाकर के नीचे गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वहां पे आप मेंबरशिप कर ले सकते फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको न्यूज़पेपर भी मिल जाया करेगा और जो कि स्टडी मटेरियल जो है वो भी चीजें वहां पे मिल जाएंगी, राइट। सो आप डोंट वरी, आप टेंशन मत लीजिए, सारी मटेरियल्स और जो भी कंटेंट होंगे आपको वहां प्रोवाइड किया जाएगा सीएस सेंटर दिल्ली के द्वारा। और डिफरेंट टीचर आएंगे और अपने अपने एक्सपर्ट्स के जो कि वहाँ पे आपको डिस्कस करेंगे, राइट। सो मेरा यही ऑब्जेक्टिव था कि मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि नहीं वैकेंसी आ गई है, बहुत दिनों से इंतजार चल रहा था लेकिन अब इंतजार हुआ खत्म, ठीक है, अब हुई लड़ाई शुरू, ठीक है। तो ये हमारा आज का डिस्कशन था। आई होप कि आप समझ गए होंगे। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच द डिस्कशन। जय हिंद, जय भारत।